दोस्तों रक्षक ऐप पर अग्निवीर नेवी एमआर एसएसआर एग्जामिनेशन स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टॉप मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसे आप जाकर के ले सकते हैं। इसे लेने के लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले जाकर आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद सबसे पहले डेमो मॉक लगाइए। एसएसआर और एमआर दोनों के लिए डेमो मॉक अवेलेबल है। उसे लगाने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, आप कन्विंस होते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट को आप परचेज कर सकते हैं। इसकी ओरिजिनल प्राइस 349 रुपीज है, लेकिन आप मेरा कोड एबी स्टडी 50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और ये 175 रुपीज में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसे लेने के बाद आप मुझे जो आपकी स्क्रीन पर नंबर है 7654743543 इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपना स्क्रीनशॉट और मैं आपको फ्री मास्टर पीडीएफ भी दे दूंगा, जिसमें कि 70 to 80% सिलेबस कवर हो गया है। तो जाइए, फायदा उठाइए और स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कीजिए। ये जो टेस्ट है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। जैसे एग्जामिनेशन आपकी होती है, टोटल 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं इसमें। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि आपको पता है कि एमआर के एग्जामिनेशन में साइंस और मैथ्स का एक सेक्शन होता है जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं और दूसरा सेक्शन होता है जीके का जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें मैंने इसका आधा लिया है, तभी मैंने मिनी मॉक टेस्ट नाम दिया है। और इसमें साइंस के 6 क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के 7 क्वेश्चंस हैं और जीके के 12 क्वेश्चंस हैं। इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक वाइज में अलग अलग टॉपिक्स से क्वेश्चंस ऐड करके लाया हूं प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीटली देखिएगा और ये जो वीडियो है ये आपको अल्टरनेट डेज में, यानी कि आज मिलेगी फिर परसों मिलेगी, ऐसे करके एक दिन का गैप करके मिलेगी। और अगर आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ये डेली मिलने लग जाए। ये कंप्लीट वीडियो होगी जो कि अच्छे से सारी चीजों के साथ होगी, पूरा समझाऊंगा मैं और टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा आप लोगों का। पीडीएफ अगर इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और नाम स्टडी विद अभिषेक है। इस नाम से सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा, लिंक के थ्रू भी आप जा सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना लेटेस्ट अपडेट के लिए, जो भी वीडियोज आएंगे उनके लिए। और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, लाइक और शेयर कर देने से मोटिवेशन बढ़ जाता है। स्टार्ट करते हैं अब, और हम स्टार्ट करेंगे साइंस के क्वेश्चंस के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक और चीज आपको बता दूं कि आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा और आप कहां से हो, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट है तो आप लोग एनालाइज भी कर पाएंगे अपने आप को कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं आउट ऑफ 25। ठीक है, पहले क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करना, उसके बाद आगे आंसर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which metal is used to make lightning conductor? यानी जो तड़ित चालक होती है, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा और जस्ता। इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा, यानी कॉपर का यूज किया जाता है तड़ित चालक बनाने के लिए, लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, मानव पेट में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? Which of the following acid is found इन ह्यूमन स्टमक? हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और एसिटिक एसिड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये पाया जाता है हमारे पेट के अंदर, मानव पेट के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखिए। Name the instrument used to measure atmospheric pressure. डेसिबल मीटर, बैरोमीटर, हर्ट्ज और एनीमोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैरोमीटर से जो है हम वायुमंडलीय दाब को माप पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज अ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, वो कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1.6 इंटू 10 का पावर 19 कूलम्ब। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब किसी गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो गेंद का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? When a ball is thrown up, what is the gravitational force of the ball? मतलब उस पे जो ग्रेविटी लगेगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, वो कैसे लगेगी और किस प्रकार की लगेगी? गति की दिशा के विपरीत लगेगी, उसी दिशा में जिस ओर गति की दिशा होती है। घटना जैसे ही वह ऊपर उठती है घट जाता है और बढ़ता है जैसे ही वो ऊपर उठती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गति की दिशा के विपरीत, यानी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ये लगेगी। यानी कि बॉल ऊपर जाएगी तो नीचे की ओर लगेगी।
क्वेश्चन नंबर 6, दबाव की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? पास्कल, न्यूटन, जूल और वाट? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ये 6 क्वेश्चन साइंस के थे, ठीक है। उसके बाद हम मैथ्स को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि 12 या 13 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, तो उसी का आधा मैंने यहाँ पे ऐड करा है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब मैथ शुरू होती है यहां से, ध्यान से बनाइएगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या है? आयतन हमें निकालना है। तो यहां पे रेडियस क्या है? रेडियस दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है भाई? हाइट दे दी है इन्होंने 21 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है आयतन। आयतन किसका निकालना है? हमें आयतन यानी वॉल्यूम निकालना है कोन का। कोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम यहाँ पे पुट कर लेंगे वैल्यूज को। 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे हम, इंटू एच क्या है? सिंपल, एक है, एक बार है तो 21। अब यहां से हम कट करेंगे तो ये 3 टाइम में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां हम 3 लिख देंगे और ये 3 से 3 चला जाएगा। अब हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 22 इंटू 10 इंटू 10, तो हमारा टोटल हो जाएगा यहां 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट बन रहा है तो आप एक बार फिर से पीछे कर लो वीडियो को और देख लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ अ आर्टिकल बाय सेलिंग 9 आर्टिकल्स। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? एक दुकानदार 9 वस्तुएं बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अब हमें यहां पे बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को। यहां पे क्या बोला जा रहा है? 9 वस्तुएं बेचता है और एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। तो हम सबसे पहले यहां पे क्या निकालना चाहेंगे? सबसे पहले हम निकालना चाहेंगे क्रय मूल्य, कि क्रय मूल्य इसका क्या है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ किया जाता है, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस लाभ किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक वस्तु का जो इसका विक्रय मूल्य है, प्रत्येक वस्तु का मूल्य हम मान लेते हैं, जो मूल्य है विक्रय मूल्य वो 1 रुपीज मान लेते हैं, ठीक है। तो 9 वस्तु का कितना हो जाएगा? 9 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है? 9 रुपीज का बेच रहे हैं तो 1 रुपीज का फायदा हो जा रहा है, ठीक है। तो हम यहां पे क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो 1 रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य इज इक्वल टू, ओके, क्रय मूल्य इज इक्वल टू सीपी इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। 8 यहां पे आ गया हमारा क्रय मूल्य। अब हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत, गेन परसेंटेज जो निकालते हैं हम, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? होता है जो टोटल गेन होता है अपॉन सीपी जो होती है क्रय मूल्य इंटू 100। अब यहां पे हमारा गेन कितना है? 1 रुपए का, और सीपी कितनी है? 8 रुपए, और 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? हम अगर करते हैं तो 100 अपॉन 8 से कट करेंगे 12.5 हमारा आ जाएगा, यानी जो टोटल गेन हुआ वो 12.5% हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो फिर से जाकर के पीछे क्लियर कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से मैं क्लियर कर रहा हूं। और भी कुछ चेंजेस करने हो तो आप मुझे बता देना, कमेंट करके, आने वाली वीडियोस में करूंगा। 9th नंबर आपकी स्क्रीन पर। एक परीक्षा में प्रति पेपर एक छात्र के औसत अंक 72 थे। यदि उसे गणित में 25 अंक कम और विज्ञान में 17 अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो प्रति पेपर उसके औसत अंक 71 होते। परीक्षा में कितने पेपर थे ये हमें बताना है, टोटल पेपर कितने थे। तो हम सबसे पहले तो मान लेंगे कि माना टोटल पेपर
इज इक्वल टू n। ओके, हमने ये मान लिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, आगे हम देखते हैं। माना टोटल पेपर n हो गया हमारा, तो औसत अंकों में जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो पहले तो 72 था, लेकिन वो 71 हो जाता है अगर ये चेंजेस होते हैं। तो हम क्या कर देंगे, 71 माइनस 1, ये औसत अंक 71 माइनस 72, यहाँ पे औसत अंकों में चेंज हो गया -1, यही चेंज हो रहा है ना यहाँ पे। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे कि जो कुल अंकों का चेंज होता है, यानी कि 25 अंक गणित में कम हो जाते हैं और विज्ञान में 17 अंक अधिक हो जाते हैं, तभी तो 71 होता है ना औसत। तो यहां पे हम क्या करेंगे, -25 + 17 इज इक्वल टू -8। तो यहां पे क्या हो गया, इनमें जो चेंजेस हो गए, अंकों में जो चेंज हुए हैं वो कितने हो गए, -8 अंक के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जाएंगे, अगर क्वेश्चन के अनुसार, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, -1 इंटू n, यहां पे ये कट कर दिया मैंने, यहां n इज इक्वल टू -8, यही हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू, ये माइनस चला जाएगा, n बचेगा, n इज इक्वल टू 8। यानी कि जो परीक्षा में पेपर्स थे, नंबर ऑफ पेपर्स वो 8 थे। आप यहाँ पे करके सॉल्यूशन भी चेकआउट कर। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी टाइम आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, आपको एयरफोर्स में भी मिल सकता है, नेवी एमआर में तो ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और भी एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। इसे सॉल्व करने के लिए एक चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें शायद जब हम 6th-7th क्लास में होते हैं तभी सिखा दिया जाता है, ठीक है। वो होती है एक चीज, और वो क्या है, एक फॉर्मूला, जो कि है बॉडमास का सूत्र। ये बॉडमास के नियम को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, बी से ब्रैकेट, ये ओ जो है ये ऑफ के लिए आता है, डी जो है ये डिवाइड के लिए यानी भाग के लिए, उसके बाद एम जो है मल्टीप्लाई यानी गुणा के लिए, ए जो है एडिशन यानी कि जोड़ के लिए, और एस जो है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव के लिए। ये अलग अलग आते हैं, तो इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद नहीं था तो अब याद रख लेना। अब हम एक एक करके स्टेप्स को करते हैं। तो सबसे पहले तो 8 इंटू 5 माइनस 6 प्लस बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट 27 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4। ये है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के काम को करेंगे, इन सभी को ऐसे ही रहने देंगे। 8 इंटू 5 माइनस 6 प्लस, अब यहां पे ध्यान से देखना आप, एक ब्रैकेट कम हो जाएगा, सबसे पहले छोटे वाले को कम करेंगे, तो यहां पे कर लेंगे माइनस, तो 24 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4, ये हो गया। अब यहां पे क्या होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 6 प्लस, यहां पे हमारा हो जाएगा ये, हम कर देंगे डिवाइड, तो 4 माइनस 4, ये चला जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ब्रैकेट का कार्य हो गया, उसके बाद हम करेंगे ऑफ यहां पे है नहीं, यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई है। उसके बाद डिवाइड करते हैं तब मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवाइड का भी कार्य हो गया। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस करना है तो आप कर भी सकते हो। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 40 हो जाता है माइनस 6। अगर यहाँ पे ऐसे रखोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, 4, और यहाँ पे ये वाला भी 4 रखोगे तो सेम ही आएगा। अब प्लस वालों को ऐड करोगे तो देख लो, ये 4 प्लस वाला है और ये 40 प्लस वाला है, यहाँ प्लस छिपा होता है, पता है आपको। 44 हो गया ये, और माइनस वाले को ऐड कर देंगे तो 10 हो गया, इज इक्वल टू 34। हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाए। इन 10 days हाउ मेनी वीमेन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 days, यानी कि 20 महिलाएं एक दीवार को 10 दिनों में बना सकती हैं। समान कार्य को 2 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो सपोज कोई दीवार बनाई जा रही है, वहां पे 20 महिलाएं 10 दिनों में उस दीवार को खड़ी कर देती हैं, ऐसा बोलती हैं। अगर उस व्यक्ति को, जिसकी वो दीवार है, उसे 2 दिनों में उसे पूर्ण कराना हो तो उसे कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। समझ गए क्वेश्चन को। अब ये बहुत ही इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, W1
इंटू D1 इज इक्वल टू W2 इंटू D2। अब इसे हम कैसे करेंगे? W1 मतलब पहली जो महिलाएं थी वो कितनी थी? 20। यहां पे हम 20 रख लेंगे। D1 यानी कि डेज कितने थे, पहले कार्य कितने थे? यहां पे 10 दिन। 20 महिलाएं 10 दिनों में पूर्ण करती हैं। W2 यानी कि कितनी महिलाएं जो हैं वो पूर्ण कर देंगी, मतलब 2 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितनी महिलाएं लगेंगी। तो यहाँ पे W2 हमें मालूम नहीं है, हमें पता लगाना है। और D2 कितना है? 2 दिन। 2 दिन में हमें इस कार्य को करना है। तो हम क्या करेंगे? इधर कर देंगे W2 इज इक्वल टू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। यहां से हम कट करेंगे तो ये 10 टाइम में चला जाएगा और आ जाएगा हमारा 100। यानी कि W2 हो गया हमारा 100, यानी 100 महिलाएं उसी सेम कार्य को 2 दिनों में पूर्ण कर सकती। If 24 men are employed, in how many days will the work be completed? 15 आदमी कार्य को 16 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 24 आदमी काम में लिए जाते हैं तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो यहाँ पे क्या है? W1 क्या है? 1 है, यानी वर्क 1 क्या है? 1 है। W2 क्या है? वर्क 2 क्या है? 1 ही है, समान कार्य है, मतलब दोनों टाइम में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें M1 कितना है? मेन है, तो यहाँ पे M1 हमारा कितना हो जाएगा? M1 इज इक्वल टू 15, यानी कि पहली बार 15 आदमी। और कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेते हैं? यानी D1 कितना है हमारा? तो D1 यहाँ पे 16 दिन। अब यहाँ पे क्या है? 24 आदमी, यानी कि M2 यहाँ पे दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में W2 नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे M2 दिया गया है 24। हमें निकालना क्या है? D2 निकालना है कि कितने दिन लगेंगे, यही निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे? M1 इंटू D1 ऑन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 ऑन W2। ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं आप, ये मैं बता देता हूं कि आप ये ना बोलो कि ये हमें पता नहीं था। तो ये दोनों सेम ही है, तो इनका कोई वैल्यू है नहीं। यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे इनकी। तो M1 के लिए यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करते हैं हम, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं M1 की तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम है। 15 इंटू D1 कितना है? 16 इज इक्वल टू M2 कितना है हमारा? 24 है। और D2 कितना रखा गया है? D2 यहाँ पे पता नहीं है, D2 निकालना है। तो D2 इज इक्वल टू यहाँ पे 15 इंटू 16 ऑन 24। ये 2 टाइम में चला जाएगा, ये 3 टाइम में चला जाएगा 8 से, और यहाँ पे बचेगा कितना? 30। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10 डेज। यानी कि D2 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आंसर आ गया, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याएं 3 और 4 रेशियो में हैं। यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% क्या होगा? तो पहली संख्या का 60% 144 है। हम मान लेते हैं फर्स्ट संख्या जो है वो 3 है और सेकंड संख्या जो है वो 4 है। यहाँ पे हम इन्हें ही मान लेते हैं, ठीक है। तो पहली संख्या यानी 3 का जो 60% है वो 144 है। तो 3 का 60% हम अगर निकाल के देखते हैं कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो 144 हो जाएगा। ऑब्वियसली 144 144 यहाँ पे हो जाता है, यही है ना यहाँ पे, ठीक है। अब हम अगर निकालेंगे तो 3 संख्या कितनी है? 3 नंबर कितनी है? यही तो हमें निकालना है ना, 144 यहाँ से हमें निकालना है ना। तो तीसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी थर्ड नंबर इज इक्वल टू 240। निकाल कर देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब हम ये निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब हमें करना क्या है? अब हमें निकालना है कि अगर तीसरी संख्या 240 है तो जो मतलब तीसरी यानी 3 फर्स्ट संख्या इज इक्वल टू 240 है, तो दूसरी संख्या यानी कि जो 4 है वो कितनी हो जाएगी? उसका 30% क्या हो जाएगा वो हमें निकालना है। तो 4 नंबर संख्या का 30% हमें निकालना है। 4 का 30% इज इक्वल टू 240 इंटू 4 अपॉन 3, ठीक है, इज इक्वल टू 320। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया 4 नंबर। 4 का मान कितना है? 320 है। अब
अब 320 का 30% हम निकाल देंगे सेकंड संख्या का, तो 320 का 30% हम निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1 0 यहां से 1 0 यहां से, तो इज इक्वल टू 96, यानी सेकंड संख्या का 30% जो होगा वो 96 हो जाएगा। आंसर आ गया क्या, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो पीछे करके देख लेना वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1973, 1973 से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 1761 में ये पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था। पहला 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी और 1556 में जो है वो दूसरा युद्ध हुआ था, और जो तीसरा युद्ध था ये मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि खिज्र खान। खिज्र खान जो था ये सैयद वंश का संस्थापक था। खिज्र खान वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 17, अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने करी थी? विच सिख गुरु फाउंडेड द अकाल तख्त? इसका सही जवाब हो जाएगा 17th का ऑप्शन सी, यानी कि गुरु हरगोबिंद सिंह जो थे इन्होंने ही अकाल तख्त की स्थापना की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन से ज्वालामुखी को कहा जाता है? विच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। स्ट्राम्बोली जो है इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये जो है ये एटीएम का फुल फॉर्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सुनामी नाम किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्री भूकंप यानी कि अंडर सी अर्थक्वेक जो आता है उससे संबंधित है। सुनामी में दो वर्ड्स हैं, सुनामी, सुनामी, और ये एक जापानीज वर्ड है सुनामी। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 21, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स वाज इलिटरेट? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर और जहांगीर। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर जो था ये इलिटरेट था, ये अशिक्षित था, ये पढ़ा लिखा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वाज गिवन अ स्पेशल ऑस्कर अवार्ड? निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? भानु अथैया, सत्यजीत रे, मीरा नायर और जीपी सिप्पी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सत्यजीत रे को जो है ये ऑस्कर का विशेष पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के नाम से जिसे जाना जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट बोला जाता है, वो दिया गया था। और पहला ऑस्कर भानु अथैया पहले भारतीय बनी जिन्होंने की पहला ऑस्कर पुरस्कार जीता। 23, गोल गुंबज कहां स्थित है? वेयर इज गोल गुंबज लोकेटेड? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटका में जो है ये गोल गुंबज अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड अंटार्कटिका? जेम्स कुक, फ्रेडरिक मिसर और जॉर्ज क्रम, क्रिस्टोफर कोलंबस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जेम्स कुक ने अंटार्कटिका की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? बिजन कुमार मुखर्जी, नीलम संजीव रेड्डी, गणेश वासुदेव मावलंकर, हरिलाल जे किशुनदास कानिया। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। हरिलाल जे किशुनदास कानिया यानी एच.जे. कानिया जिन्हें बोला जाता है, ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखिएगा। अभी आप लोगों को एक टास्क दे देता हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना स्कोर बताना है आपको और एकदम ऑनेस्टली बताना है, और उसके बाद आप कहां से हो आपको अपना स्टेट बताना है, और आपको इस सवाल का जवाब भी बताना है। वो जवाब ये कि अभी प्रेजेंट में हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है ये आपको बताना है। तो तीनों चीजों को बताना जरूर। PDF नोट्स अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, और साथ ही साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। लाइक और शेयर जरूर कर देना, कमेंट भी करके बताना कि और ज्यादा क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं आप लोग और किस टाइप की वीडियोस आप चाहते हैं। और बस अभी के लिए इतना ही। सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो। जय हिंद।